2022 में दिल्ली से एक ऐसा केस सामने आया जिसने पूरे देश को हिला दिया था। मैं किसी और केस के नहीं बल्कि श्रद्धा वालकर केस की बात कर रही हूँ। श्रद्धा को उसके बॉयफ्रेंड आफ्ताब ने मार दिया था और उसकी बॉडी के 35 टुकड़े कर उनको फ्रिज में रख दिया था और धीरे धीरे फिर वो उन बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाता रहता था। आज 2 साल बाद में फिर से ऐसा ही केस सामने देखने को मिला है जिसमें मारने का मेथड सेम ही था। तो आज हम बात करेंगे बेंगलुरु महालक्ष्मी केस। 21 सितंबर 2024 को बेंगलुरु के व्याली कवाला के एक अपार्टमेंट से इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि वहाँ के आसपास के लोगों तक ये बदबू जा रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे वैसे वैसे ही बदबू इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी कि लोगों के सहन से बाहर होती जा रही थी ये। और ये जब बदबू सभी के सहन से बाहर हो गई थी तो सभी लोगों ने मिलकर डिसाइड करा कि वो इसके बारे में कंप्लेन करेंगे। लेकिन उस अपार्टमेंट के बाहर ताला लगा हुआ था, यानी कि उस घर के अंदर कोई भी नहीं था। इसीलिए सभी लोगों ने उस घर के ओनर को कॉल किया और उस ओनर को बोला कि प्लीज़ इस घर में जो भी रहता है आप उनको इन्फॉर्म कर दो कि उनके घर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, तो वो आके यहाँ पे साफ कर दें। उस अपार्टमेंट में महालक्ष्मी रहती थी। तब ओनर ने महालक्ष्मी को कॉल करने का ट्राई करा लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। तब ओनर ने महालक्ष्मी की माँ को कॉल करके बोला कि या तो आप अपनी बेटी को बोल दो या फिर आप खुद आके जो भी घर में है ना गंदगी उसको आके साफ कर दो। तब महालक्ष्मी की माँ ने उसे कॉल करने का ट्राई करा लेकिन फिर भी उसका कॉल नहीं लग रहा था। महालक्ष्मी की माँ को टेंशन होने लगी कि ना तो वो फ़ोन उठा रही है और उसके अपार्टमेंट से इतनी तेज बाहर गंदी बदबू आ रही है। ओनर के पास उस मकान की एक और चाबी थी इसलिए ताला तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। फ्लैट के बाहर तक इतनी तेज गंदी बदबू आ रही थी, बाहर ताला लगा हुआ था और ऊपर से महालक्ष्मी का फ़ोन तक नहीं मिल रहा था। इन सब से महालक्ष्मी की माँ के दिल में अनहोनी का डर सताने लगा था और शायद इसी डर के चलते हुए महालक्ष्मी के घर वाले जब उस फ्लैट के अंदर जा रहे थे तो उन्होंने वो सब कुछ रिकॉर्ड करा अपने फ़ोन में। महालक्ष्मी की माँ सबसे पहले अंदर गई, अपना नाक और मुंह ढककर कैसे जैसे हिम्मत करके वो लोग उस फ्लैट के अंदर गए। जब वो लोग फ्लैट के अंदर गए तो उन्होंने देखा सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, मक्खियाँ भिनभिना रही थी और वहाँ पे ज़मीन पर एक सूटकेस भी पड़ा था। उन्होंने पूरा फ्लैट चेक करा, यहाँ तक कि बाथरूम में भी देखा कि आखिर ये इतनी गंदी स्मेल आ कहाँ से रही है। लेकिन सब जगह देखने पर भी उनको वो चीज़ नहीं मिली जिससे इतनी गंदी भयंकर बदबू आ रही थी। फिर उनकी नज़र पड़ती वहाँ पे रखे फ्रिज पर जहाँ से स्मेल ज़्यादा आ रही थी और वहाँ पे मक्खियाँ भी बहुत भिनभिना रही थी। मन में लिए डर के साथ महालक्ष्मी की माँ ने कैसे जैसे हिम्मत करके उस फ्रिज को खोला और उस फ्रिज को खोलते ही बहुत ही गंदी स्मेल बाहर आई और उन्होंने फ्रिज के अंदर जो देखा वो किसी भी सदमे से कम नहीं था, क्योंकि उस फ्रिज के अंदर महालक्ष्मी की बॉडी पार्ट्स के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए थे। और ये देखते ही महालक्ष्मी की माँ और बहन चिल्लाते हुए उस फ्लैट से बाहर की तरफ निकले। फ्रिज के टॉप सेल्फ में उसके पैर और बॉटम सेल्फ में उसका सर कटा पड़ा था। सोचो उस माँ पर क्या बीती होगी जिसने अपनी ही बेटी के बॉडी पार्ट्स को ऐसी हालत में देखा। महालक्ष्मी की माँ और बहन के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के सभी लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और कुछ ही देर में वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। पुलिस के लिए भी उस अपार्टमेंट के अंदर घुसना बहुत ही मुश्किल हो रहा था और मौके पर वहाँ पे फॉरेंसिक टीम भी आ जाती है और उसके बाद में पुलिस ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। जांच के लिए बॉडी के टुकड़ों और फ्रिज को लैब में ले जाया गया और जब शरीर के टुकड़ों की गिनती हुई तो पहले 30 टुकड़ों की बात सामने आई थी, लेकिन जैसे जैसे जांच बढ़ी तब सामने आया कि शरीर के 59 टुकड़े किए गए थे। उन बॉडी पार्ट्स पर कीड़े लग गए थे जिससे ये बात तो क्लियर थी कि खून हुए काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन वो बॉडी फ्रिज में थी जिस वजह से स्मेल काफ़ी दिन तक बाहर नहीं आई थी। पुलिस ने सबसे पहले महालक्ष्मी के घर वालों से पूछताछ करी। तब पुलिस को पता चला कि महालक्ष्मी की शादी हो चुकी थी और उसके हस्बैंड का नाम था हेमंता दास और उन दोनों की एक बेटी भी थी। लेकिन सितंबर 2023 से महालक्ष्मी अपने पति से अलग हो गई थी। ऐसे केस में सबसे पहले शक हस्बैंड पर ही जाता है, इसलिए पुलिस का सबसे पहले शक हेमंता दास पर ही गया। हेमंता दास की एक मोबाइल एक्सेसरीज की शॉप थी और महालक्ष्मी एक मॉल में जॉब करती थी। हेमंता ने पुलिस को बताया कि उसकी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में काफ़ी झगड़े भी होते थे और एक दिन महालक्ष्मी हेमंता को छोड़कर चली जाती है। पहले के 4 महीने तो उसने अपनी बेटी को साथ में ही रखा, लेकिन उसके बाद में वो अपनी बेटी को हेमंता के पास छोड़कर चली गई और हर 15-20 दिन में वो अपनी बेटी से मिलने के लिए आती थी और अभी कुछ 20-25 दिन पहले ही वो अपनी बेटी से मिलने के लिए शॉप पर आई भी थी। अलग होने के बाद में महालक्ष्मी पहले कुछ दिन तो अपनी माँ के पास रही, लेकिन पिछले 5-6 महीनों से वो इस अपार्टमेंट में अकेली रह रही थी।
और उसका आस पड़ोसियों से भी इतना इंटरेक्शन नहीं था, क्योंकि वो जॉब पर सुबह 9:30 बजे जाती और रात को 10:30 बजे वापस आती थी। और पड़ोसियों ने ये भी बताया कि उन्होंने उसे एक लड़के के साथ आते जाते देखा और वो कुछ दिन उसके फ्लैट में भी रुका था। तब पुलिस ने कॉल डिटेल निकलवाई और एक टीम सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में लग गई थी। और महालक्ष्मी के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए पुलिस ने हेमंता दास से फिर से पूछताछ करी। महालक्ष्मी और हेमंता की शादी को लगभग 6 साल हो गए थे, लेकिन उनके बीच झगड़े तब होने लगे जब हेमंता को महालक्ष्मी के कैरेक्टर पर शक होने लगा था। हेमंता ने पुलिस को बताया कि उसका एक अशरफ नाम के लड़के से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। मोहम्मद अशरफ उत्तराखंड का था, लेकिन बेंगलुरु में वो एक सैलून में काम करता था और अशरफ ही वो वजह था जिसकी वजह से हेमंता और महालक्ष्मी अलग हुए थे। अफेयर के चलते हेमंता ने अशरफ के खिलाफ कंप्लेन भी करी थी। तब महालक्ष्मी ने अपने ही हस्बैंड पर फिजिकल असॉल्ट की शिकायत दर्ज कर दी। हेमंता ने जितनी भी बातें बताई थी पुलिस ने वो वेरीफाई करी, तब वो सारी बातें सच निकली। अब हेमंता सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर था और अब प्राइम सस्पेक्ट था अशरफ। पुलिस ने अशरफ से पूछताछ करी, तब अशरफ ने महालक्ष्मी के साथ अपने रिलेशन को एक्सेप्ट करा, लेकिन उसने बताया कि हेमंता से झगड़े और पुलिस केस के बाद से ही उसने महालक्ष्मी से दूरी बना ली थी। तब पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस करी और कॉल रिकॉर्ड से ये सब साबित हुआ कि अशरफ जो भी बोल रहा है वो सच है। अब अशरफ को भी इस केस से क्लीन चिट मिल गई थी और उसका इस खून से कोई भी लेना देना नहीं था। अब पुलिस के सामने ये सवाल था कि आखिर ये सब करा किसने। जो भी सस्पेक्ट थे वो बेगुनाह निकले, तो आखिर कौन था जिसने महालक्ष्मी के साथ में इतनी बेरहमी करी थी। और ना ही महालक्ष्मी के घर के पास में ऐसा कोई सीसीटीवी था जिससे पुलिस को ये पता चल सके कि आखिरी बार महालक्ष्मी के घर के अंदर कौन गया था। और तब पुलिस के दिमाग में ये बात क्लिक हुई कि जब उन्होंने महालक्ष्मी के वर्क पैलेस पर पूछताछ करी थी तो उन्होंने सभी एम्प्लॉयज को इंट्रोगेशन के लिए बुलाया था, लेकिन उनमें से एक ऐसा शख्स था जो पुलिस स्टेशन आया ही नहीं था और वो था 31 साल का मुक्ति रंजन रॉय। पुलिस ने महालक्ष्मी के अपार्टमेंट के आसपास के जितने भी सीसीटीवी थे उनको चेक करना शुरू करा। पुलिस ने देखा कि मुक्ति सीसीटीवी कैमरा में काफी बार देखा गया था। इससे पुलिस को ये बात तो कंफर्म हो गई थी कि इस मर्डर से मुक्ति का कुछ तो कनेक्शन था। वर्क पैलेस से पुलिस को पता चलता है कि मुक्ति का एक भाई है जो बेंगलोर में ही रहता है, जिसका नाम था स्मृति रंजन। तब पुलिस तुरंत स्मृति से पूछताछ करने के लिए वहां पर पहुंच गई। स्मृति ने पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करी, लेकिन बाद में पुलिस ने उससे शक्ति से पूछताछ करी तो उसने सारा सच बता दिया था। स्मृति ने बताया कि महालक्ष्मी के मरने के बाद में मुक्ति ने उससे कांटेक्ट करा था और मुक्ति ने स्मृति को सारा सच भी बता दिया था। और यहाँ तक कि मुक्ति ने स्मृति को ये भी बोला था कि वो जल्दी से अपना घर शिफ्ट कर ले, क्योंकि उसे ये डर था कि उसे ढूंढते हुए पुलिस स्मृति के घर आ सकती है। और मुक्ति ने स्मृति से कुछ पैसे भी मांगे थे शायद भागने के लिए। और उधर पुलिस ने मुक्ति की लोकेशन ट्रेस करी जो थी वेस्ट बंगाल। पुलिस जब वहां पहुंची तो मुक्ति वहां पर भी नहीं था। अब लास्ट एक ही जगह बची थी जहां पे मुक्ति हो सकता था और वो थी उड़ीसा के भद्रक गांव में, क्योंकि शायद वहां पे मुक्ति के रिश्तेदार या फिर कोई फ्रेंड्स रहते थे। 25 सितंबर को जब पुलिस वहां पर पहुंची तो काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक मुक्ति इस दुनिया से जा चुका था, क्योंकि उसने अपने आप को ही एक पेड़ लिया था। पुलिस को लगा कि इस केस का सारा सच मुक्ति के साथ जा चुका है, लेकिन बाद में पुलिस को वहां पर मुक्ति का लिखा हुआ एक नोट मिलता है जो उसने से पहले लिखा था। उसमें उसने अपने साइड की स्टोरी बताई थी और इस नोट में महालक्ष्मी के बारे में जो लिखा था वो कुछ हद तक हेमंता के बयान से भी मैच हो रहा था और इसी से ये केस एकदम क्लियर हो जाता है। मुक्ति ने लिखा था कि महालक्ष्मी बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड थी और उसका गुस्सा इतना तेज होता था कि वो अपने गुस्से में कुछ भी कर सकती थी। और हेमंता ने भी ऐसा ही कुछ बताया था कि जब उन दोनों का झगड़ा होता था तो महालक्ष्मी मारपीट पर आ जाती थी और यहाँ तक कि वो अपने दांतों से जानवरों की तरह काटने भी लगती थी। मुक्ति ने लिखा था कि वो और महालक्ष्मी पिछले 6 महीनों से रिलेशनशिप में थे और महालक्ष्मी उससे शादी करना चाहती थी और वो उससे पैसों की काफ़ी डिमांड भी करती थी, लेकिन मुक्ति ने ऑलरेडी उस पर बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए थे, वो और अब पैसे खर्च नहीं कर सकता था। और मुक्ति को महालक्ष्मी के पास्ट के बारे में भी पता था और ये भी पता था कि वो रिलेशन में होने के बावजूद भी दूसरे मर्दों के साथ रिलेशन रखती है और इसी वजह से वो उससे शादी नहीं करना चाहता था। और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में काफ़ी झगड़े भी होने लगे थे और इन्हीं झगड़ों के बीच में महालक्ष्मी उस पर हाथ तक उठा देती थी। 3 सितंबर को जब मुक्ति महालक्ष्मी के अपार्टमेंट में गया तो फिर से उनका शादी को लेकर झगड़ा होने लगा
और जल्दी ही वो झगड़ा हाथापाई में बदल चुका था। मुक्ति पहले से ही उसके एंगर इशू और मनी डिमांड से फेडअप हो चुका था और इसीलिए जब इस बार बात मारपीट पर आई तो मुक्ति ने गुस्से में आकर महालक्ष्मी के सर पर बहुत ही जोर से वार करा, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। मुक्ति ने अपने गुस्से में महालक्ष्मी की जान ले ली थी, लेकिन जब मुक्ति का गुस्सा शांत हुआ तब उसे रियलाइज हुआ कि उसने ये क्या कर दिया और वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था और इसी वजह से वो पूरी रात महालक्ष्मी की बॉडी के पास में बैठा रहा और उसने इंटरनेट पर सर्च भी करा कि हाउ टू डिस्पोज ऑफ ह्यूमन बॉडी। और अगले दिन यानी कि 4 सितंबर की सुबह में लगभग 11 बजे वो एक दुकान पर गया और उसने तेज़ धार वाला चाकू खरीदा और ये सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हुआ था। जहाँ पे महालक्ष्मी रहती थी उस एरिया में काफ़ी भीड़ भाड़ रहती थी, इसीलिए बॉडी के टुकड़े करने के बाद में भी वो उस बॉडी को बाहर डिस्पोज करने के लिए नहीं ले जा पाया और इसीलिए उसने सारे बॉडी पार्ट्स को उस फ्रिज में रख दिया था और अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके वो वहाँ से भाग गया था। मुक्ति के नोट और बाकी लोगों के स्टेटमेंट के अनुसार ये सब कुछ हुआ था इस केस में। मुक्ति ने ये सब कुछ बिल्कुल भी प्लान नहीं करा था, उससे जो भी हुआ वो गुस्से में हुआ था और शायद इसी वजह से उसको इस बात का गिल्ट था कि उसने किसी इंसान की जान ले ली और शायद इसी गिल्ट में उसने ऐसा कदम उठाया कि उसने अपने आप की जान लेनी। लेकिन मुक्ति के भाई ने बताया कि उसको पुलिस का काफ़ी डर था और वो पुलिस के द्वारा पकड़ा नहीं जाना चाहिए था, तो एक ये भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया। तो ये केस यहीं पे ख़त्म होता है और आप लोगों से मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।